नेक्स्ट आर्टिकल 20 है हमारा, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि उस पर्सन को अभी कन्विक्ट किया गया है, अभी उसको ऑफेंस क्लियर नहीं हुआ है, अभी उसको गिल्टी माना नहीं गया है, तो उसके लिए उसको राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट। पहला तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉ इन्फोर्स करना है तो वो पीछे वाली डेट से इन्फोर्स नहीं हो सकता, वो आने वाली डेट से या आज वाली डेट से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हमारा कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है कि अगर किसी इंसान ने चोरी करी तो उसको 4 साल की सज़ा होगी, इससे पहले उसमें प्रोविज़न था 2 साल की सज़ा, तो ये वाला जो लॉ आज से इम्प्लीमेंट होगा ये अप्रैल वाले बंदे पे नहीं करा जा सकता जिसे अप्रैल में हिरासत में लिया गया हो। पर जो बंदा आज से पकड़ा जाएगा या आगे पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 4 साल की सज़ा का प्रावधान लगेगा, और ये सिर्फ क्रिमिनल लॉस के ऊपर लगेगा। साथ में नो डबल, मतलब कि अगर आपने एक ऑफेंस किया, आपने बलराम को मारा, ठीक है, तो आपको उसके लिए दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, आपको पहले उस पर 10 साल की सज़ा हो चुकी है, आपको उस काम के लिए दोबारा से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि आपने उसको मारा था। पर अगर आपने दूसरे बंदे को मारा इस बार तो आपको उसके लिए चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पुलिस या मीडिया के सामने कुछ भी बोल दिया वो एडमिसिएबल नहीं होगा, वो एज अ तथ्य नहीं बोला जाएगा जब तक वो आपने कोर्ट में ना बोला हो, क्योंकि पुलिस आपको डरा के धमका के उगलवा सकती है बातें। पर आप इसीलिए कोर्ट की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि इस पे कि आपने पुलिस कमिटमेंट क्या दिया है या फिर आपने मीडिया में जाके क्या बोला है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बातें करता है, जो बताता है कि इंसान को ह्यूमन डिग्निटी के साथ उसका लाइफ का पर्पस, उसका मीनिंग होना चाहिए, उसकी लाइफ वर्थ इट होनी चाहिए लिविंग, उसकी लाइफ कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे इसके अंदर बातें कही गई हैं, और इसके एक्सेप्शन ये है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, आर्बिट्ररी एक्सक्यूजिट लॉ एक्शन। इसके एक्सेप्शन में आएगा हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें जीने का अधिकार है विद डिग्निटी तो हमें मरने का अधिकार भी है विद डिग्निटी। तो इंडिया के अंदर 2 तरीके से लोग मर सकते थे, पहला सुसाइड और दूसरा था, और जो पहला तो हमारा सुसाइड था जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि आप सुसाइड करोगे तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, और दूसरा है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया 2 तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मीन्स आपको सुई दे के मार दिया जाएगा या फिर ऐसी एनेस्थीसिया दे के मार दिया जाएगा, तो एक्टिव मौत मरोगे आप, जो कि लीगल है। इलीगल है। पैसिव जो है वो है कि आपकी मेडिसिन बंद कर जाएगी, आपकी असिस्टेंस बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप तड़प रहे हैं इतनी, तो इसीलिए आपको पैसिव एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो कि 2018 में जाके लीगल हो गया था। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 21A। 21A का मतलब है कि ये बाद में अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, और साथ में इसमें पहले बोला जाता था कि बच्चे जो कि 6 साल से 14 साल तक के हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही 2009 में एक रेगुलेशन भी आया RTE करके, जिसको कहते हैं राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसके हिसाब से कुछ प्रोविजंस दिए गए थे बच्चों को। एंड साथ में नो डिटेंशन पॉलिसी भी थी टिल 8th क्लास, यानी कि 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। ये हमारे प्रोविजंस में है। पर हमारे पहले प्रोविज़न में क्या हुआ करता था, क्योंकि ये तो अभी एड ऑन हुआ है 21A, तो पहले हमारे 4th पार्ट ऑफ DPSP में दिया गया था, ये 45th आर्टिकल था ये राइट टू एजुकेशन, जिसमें बोला गया था 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और ये नॉन इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट था। पर अब क्या हो चुका है, ये फंडामेंटल राइट्स बन चुका है, तो आपको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। अब DPSP में हमारा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, अब वहाँ पे टिल 6 तक, क्योंकि 6 से लेकर 14 तक तो बच्चे के पास फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, पर 6 साल तक वो क्या करेगा, 6 साल तक की उम्र तक वो क्या करेगा, तो उसके लिए DPSP है वो स्टेट के ऊपर है कि वो उन्हें पढ़ाए या ना पढ़ाए। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 22 है, जो हमें देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर आपको अरेस्ट या डिटेंशन कर लिया जाता है तो आपके पास क्या क्या राइट रहेंगे। सबसे पहला प्यूनिटिव मतलब कि आपने क्राइम किया, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, एविडेंस मिले, अरेस्ट हुआ, कोर्ट आया, गिल्टी पर आपको किया गया करार और आप डिटेंशन कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव क्या होता है कि इंटेलिजेंस सोर्सेज से उन्हें पता लगा, उन्हें सस्पेक्ट हुआ आपके ऊपर कि आप कुछ तो कर सकते हो, तो आपको डिटेन कर लिया, उन्होंने धर लिया आप लोग को। अब जो प्यूनिटिव होता है डिटेंशन, ये ऑर्डिनरी लॉ पे बेस होता है, पर कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो हमारा प्रिवेंट करने के लिए क्राइम को, टू स्टॉप करने के लिए क्राइम को इसलिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के आर्टिकल्स की। तो इसमें बोला गया है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, लीगल प्रैक्टिस मतलब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाते हैं। आपको जब पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये ग्राउंड से आपके अरेस्ट करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स आपको दिए जाएंगे कि आपके साथ लड़ेंगे, मतलब आपके लिए लड़ेंगे वो कोर्ट के अंदर जाके। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान दिए जाएंगे। साथ में आपकी जर्नी टाइम भी इंक्लूड होता है, 24 घंटे के अंदर आपका जर्नी टाइम भी इंक्लूड होता है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इनलीगल, मतलब कि अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है, आपको बताया नहीं जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो देखो उनको ज़रूरी होता है बताना कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, पर अगर वो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है तो वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। साथ में आपको लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाता है यहाँ पे, पर यह कंपल्सन नहीं होता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर भी दिया जाए। ये भी कंपल्सरी नहीं होता कि आपको 3 महीने के बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि आप 3 महीने तक आप एक इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाकर रख सकते हो, पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड वो जो हाई कोर्ट के जजेस मिलकर बनाते हैं। अब जो पार्लियामेंट है हमारी, वो साथ में मिलके स्टेट लेजिस्लेचर के भी कुछ काम करती है। जहाँ पार्लियामेंट हमारी डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे बात करती है, वहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिल करके सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात भी करती है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की बात भी करती है, सप्लाई साथ साथ सर्विस की बात करती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द पर्सन जो इसमें पकड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इंडिविजुअली और साथ में आकर यहाँ पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मतलब नेक्स्ट राइट जो है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, आपके साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक के ऊपर ही करता है। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि ट्रैफिकिंग 4 तरीके से की जा सकती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन एंड चिल्ड्रंस लाइक गुड्स, सामान की तरीके से बेचना, वुमेन्स चिल्ड्रंस को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, देवदासीज का सिस्टम या स्लेवरी का सिस्टम, ये 4 डिवीजन है हमारे ट्रैफिकिंग के इंडिया में। साथ में फोर्स लेबर हमारे इंडिया में कुछ डिस्टिंक्शंस पे किया हुआ है, लाइक बेगार फोर्स लेबर करवाते हैं लोग यहाँ पे। इसका एक फेमस केस है मणिपुर वाला, जहाँ पे गांव के सारे लोगों को एक एक करके प्रधान के घर पे जाके काम करना पड़ता था। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी, ये हेरिडिटरी भी होता था कई जगहों पे, जहाँ पे आपको विदाउट अगेंस्ट योर विल, विदाउट मनी आपको काम करना पड़ता था। फिजिकल फोर्स के द्वारा आपके ऊपर अटैक किया जाता था, या आपको लीगल फोर्स के द्वारा बाइंड किया जाता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था, अंगूठा लगा दिया तुमने, तुम पढ़ना जानते नहीं हो तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं कि तुम अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें मिनिमम वेज से भी नीचे वाले स्तर पे जाके वहाँ काम करना पड़ रहा है, तो मिनिमम वेज भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है साथ साथ में। पर यहाँ पे एक्सेप्शन जब आ जाता है जब आप कंपलसरी सर्विस करना चाहते हैं मिलिट्री के अंदर, या किसी पब्लिक पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं, और जब आप काम कर रहे हैं किसी मिलिट्री पर्पस के लिए, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी देश में इमरजेंसी आपातकाल घोषित हो जाता है वॉर की वजह से, तो सरकार डिमांड करती है कि हमें मिलिट्री सर्विस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए लोग चाहिए, और सबको आना पड़ेगा। जो भी लोग एलिजिबल हैं, फिजिकली फिट हैं, और जो वॉलंटियरिंग आना चाहते हैं वो वेलकम है, और जो नहीं आना चाहते वो भी आना पड़ेगा आपको। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा उस टाइम पे, ये एक्सेप्शन है। Then in Article 24 it's talking about the prohibition of employment of children in factories, यानी कि छोटे बच्चों का फैक्ट्रीज में काम करना मना है। 14 साल से छोटे बच्चों के लिए प्रावधान था, माइनर्स के लिए। फैक्ट्री की जगह उनको स्कूल में होना चाहिए। फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे और चीज़ों को भी बोला गया है, जैसे कि माइंस, कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे जैसी हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में इनको एनरोल नहीं करवाना चाहिए। 2006 में ये भी कहा गया कि इनको एज अ सर्वेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए, इनको होटल, ढाबा, शॉप, स्पा, टी शॉप पे नहीं एम्प्लॉय करना चाहिए। दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस। साथ में अभी रिसेंट इसमें अमेंडमेंट हुई है, इसमें चिल्ड्रन के साथ एडोलेसेंट वर्ड भी ज्वाइन कर दिया गया है, जहाँ तक
14 साल के बच्चों का कुछ भी करना मना है, वहाँ 14 से लेकर 18 तक के बच्चों का काम कर सकते हैं पर हज़ार्ड डेज वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों के लिए कोर्ट सेटअप किए गए ताकि इनके प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें और ये अपनी स्कूलिंग्स कंप्लीट कर सकें। इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस भी हैं। हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो कि हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए हुए हैं, जो कि मल्टी कल्चरल कंट्री है इंडिया के अंदर। तो सारे रिलीजन हमेशा से हमारे यहाँ को एग्जिस्ट कर रहे थे, वो ऐसे ही हार्मनी के साथ आगे बढ़ते रहें और फैलते रहें। इसके लिए इंडिया में कुछ आर्टिकल्स बनाए थे, जैसे कि आर्टिकल 25 जो देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। कॉन्साइंस का मतलब है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे एब्सोल्यूट राइट है आपके पास कि आप क्या फील करते हो, आपका फ्रीडम क्या है और आपका आपके भगवान के साथ रिलेशन क्या है। उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। आप भगवान को निराकार मानते हैं या साकार मानते हैं, एज अ भाई पूछते हैं, एज अ सर्वेंट पूछते हैं अपने आप को, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके साथ कोई भी रिलेशन रख सकते हैं, पर सब्जेक्ट टू वो पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ के बीच में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाए जाते हैं, तो उनसे माना जाता है कि ये हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट देता है, तो इसलिए पटाखे बंद कर दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में। और ये रिलीजन जो प्रोफेस हम कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन है, मतलब कि आप इसे ओपनली और फ्रीली आप चाहें तो सबको बता सकते हैं, आप चाहें तो उसे प्राइवेट रख सकते हैं, आप उसको चाहें तो प्रोपोगेट, प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वर्शिप, रिचुअल्स, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडिया सब कर सकते हैं। ये सारा आर्टिकल जो है हमारा, ये इंडिविजुअल रिलीजन पे बिलीव करता है, यानी कि आप क्या बिलीव करते हैं आपका इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि आप अपने रिलीजन के लिए बहुत ध्यान देते हैं और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उसके लिए एक अफेयर, कुछ मिशन, कुछ ऐसा तो बनाना चाहते हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन हो गया। पर ऐसे ही औरबिंदो सोसाइटी जो थी वो बनाना चाहती थी अपना एक एसोसिएशन टाइप थिंग, पर उसको मना कर दे क्योंकि अरबिंदो एक रिलीजन नहीं है, ये एक फ़िलासफ़ी है, ठीक है। देन वी कम टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं अपने रिलीजन को प्रोफेस प्रोपोगेट करने के लिए। एजुकेशनल हो सकते हैं, वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में आप मदरसा सिस्टम देख सकते हैं, कॉन्वेंट स्कूल देख सकते हैं। देन वी सी आर्टिकल 27 जो कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने टैक्सेशन से फ्री हो ताकि आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सको, यानी आपका जो टैक्स का पैसा है वो किसी पर्टिकुलर एक रीजन पे खर्च नहीं किया जाएगा, वो सारे रिलीजन पे खर्च किया जाएगा, उनके प्रमोशन या उनके मेंटेनेंस पे। यानी कि मंदिर मस्जिद जितने भी इंडिया में प्रेजेंट हैं उन सब पे वो सारा टैक्स लगाया जाएगा, ना कि किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे। साथ ही ये एक सेकुलर एक्टिविटी होगी और ये एक रिलीजियस एक्टिविटी होगी। अगला आर्टिकल आर्टिकल 28 है, जहां फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेट है उसने जो स्कूल्स चलाए हुए हैं वहाँ पे आप अपना रिलीजन नहीं कर सकते, आप उसको वहाँ फैला नहीं सकते। पर अगर आपका जो स्टेट ओन ट्रस्ट है, मतलब कि आपकी एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट के द्वारा, बट वो बनाया एक ट्रस्ट नहीं है, तो आप उसमें अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। पर अगर आपने रिकॉग्नाइज किया है बाय द स्टेट, यानी कि होता है ना कि दिस स्कूल इज़ एफिलेटेड टू CBSE, रिकॉग्नाइज बाय CBSE, तो वहाँ पे आप परमिट करवा सकते हैं ऑन द वॉलंटियरिंग बेसिस। ऐसा ही होगा अगर आप स्टेट से कोई एड रिसीव कर रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया, आपकी उसमें एड प्रोवाइड करती है स्टेट, तो आप उसमें वॉलंटियरिंग बेसिस पे परमिट करवा सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो कल्चर है वो सेफगार्ड बना रहे। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, आगे हम थर्ड पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को।